गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूर्य प्रकाश शर्मा एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक और ऑडियो लेक्चर के साथ। और आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो हमारी चर्चा जारी है, आज उस चर्चा को पूरा करेंगे। 2 लेक्चर अब तक इस पे हम कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम राष्ट्रपति के पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की, जिसमें उनके चुनाव, उनके पद की जो कार्यकाल है, उसके अन्य परिस्थितियों के बारे में चर्चा की, किस प्रकार से उन्हें हटाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर चर्चा की हमने। दूसरे लेक्चर में हमने उनके कार्यों या शक्तियों की चर्चा की। तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंत में कहा था, उनके कार्यों से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और एक पार्डनिंग पावर, अर्थात एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति और दूसरा क्षमादान की शक्ति। इन 2 शक्तियों को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे और अंत में बात करेंगे उनके पद की संवैधानिक स्थिति क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक जो महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति के पास, इमरजेंसी पावर्स की जो है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, इसको अलग से करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर पूरा चाहिए होता है, तो वो इसमें संभव नहीं हो पाएगा। बहरहाल फिलहाल हम बात करते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। मैंने आपको बताया था कि संविधान के 5वें भाग में के तीसरे अध्याय में, अर्थात अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अध्यादेश क्या होते हैं? अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून है, उतना ही प्रभावी होता है जितना कोई कानून होता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी कानून होता है, अस्थायी, जो सीमित अवधि के लिए प्रभावी होता है। क्या प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 123 में? संविधान के अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि जब संसद के दोनों सदन न चल रहे हों, तब अगर ऐसी परिस्थितियां हो, राष्ट्रपति को ऐसा आवश्यक लगे कि किसी कानून को बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है, तो वो उस कानून को अध्यादेश के रूप में जारी कर सकता है। यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि राष्ट्रपति की ये शक्ति भी मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही प्रयोग की जा सकती है, अर्थात मंत्रिमंडल के माध्यम से ही होगा, निर्णय मंत्रिमंडल का होगा। राष्ट्रपति केवल उसकी एक तरह से केवल औपचारिक प्रोमोलगेट करेगा, उद्घोषणा करेगा, बाकी निर्णय मंत्रिमंडल का होगा यहां पर भी। तो ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताता हूं, क्या क्या इसमें किन किन विषयों पर जारी हो सकता है, क्या उसकी सीमाएं होंगी, उनकी चर्चा अब हम करते हैं एक एक करके। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं शक्ति की, या क्या सीमाएं हैं, उनकी चर्चा हम करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये शक्ति एक तभी प्रयोग हो सकती है जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो, अर्थात संसद के अधिवेशन चलते समय इस शक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि तब पार्लियामेंट कानून बनाने की स्थिति में होती है। अर्थात इस शक्ति का प्रयोग तब हो सकता है जब संसद कानून बनाने में समर्थ न हो, क्योंकि उस समय उसकी बैठक नहीं हो रही है, और संसद की बैठक बुलाना और उसमें कानून बनवाना एक लंबा प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है, और कानून की अगर तत्काल आवश्यकता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। अगर एक सदन की बैठक चल रही हो तो भी अध्यादेश जारी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कानून के बनने के लिए दोनों सदनों की बैठक होना जरूरी है, दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। इसलिए ये एक संसद के दोनों सदनों की बैठक ना हो, या एक की हो रही हो तो भी बन सकता है, कहने का अभिप्राय यह है। अर्थात ये एक विशेष परिस्थितियों में प्रयोग की जाने वाली शक्ति है, अनफोर्सीन सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति का यह समाधान होना आवश्यक है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं
कि तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अर्थात केवल संसद की बैठक का न होना ही कारण नहीं होना चाहिए अध्यादेश जारी करने का, बल्कि उसके बाद ऐसी परिस्थितियां भी होनी चाहिए कि कानून बनाया जाना आवश्यक है, तत्काल कानून बनाया जाना आवश्यक है। यह परिस्थिति भी होनी चाहिए, राष्ट्रपति का यह समाधान होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करेगा। और राष्ट्रपति के इस समाधान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अर्थात ऐसा नहीं लगना चाहिए कि राष्ट्रपति ने जानबूझकर, यानी सरकार ने जानबूझकर संसद के अधिवेशन को समाप्त किया, सत्र को समाप्त कर दिया क्यों, और एक कानून अध्यादेश के रूप में जारी कर दिया। अर्थात संसद से बचने का प्रयास नजर नहीं आना चाहिए इसमें। संसद का सामना करने से बचने की रणनीति के रूप में अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में 1970 में, कूपर वाद के नाम से जाना जाता है वो केस, उसमें कहा था। अर्थात इस राष्ट्रपति के समाधान का न्यायिक समीक्षा हो सकती है। हालांकि 38वें संशोधन के द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा की मनाही कर दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा फिर से पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया और अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संसद की शक्तियों के समवर्ती है। समवर्ती का मतलब इस सेंस में कि जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है, राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है, अन्य मामलों में जारी नहीं कर सकता। अर्थात राज्य सूची के विषयों पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकेगा, ये स्पष्ट ध्यान रहे इसमें। और यहां ये भी बात है कि इसकी अवधि सीमित होती है। एक अंतर होता है संसद की शक्ति में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति में, वो ये है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून जब तक समाप्त न किया जाए या उस कानून में ऐसा कोई प्रावधान न हो कि निश्चित अवधि के बाद ये कानून समाप्त हो जाएगा, तब तक वो कानून बना रहता है। लेकिन अध्यादेश की अपनी सीमा है। अध्यादेश अधिकतम माने तो हम लगभग 7.5 महीने तक प्रभावी रह सकता है। कैसे, मैं अगले बिंदु में इसको स्पष्ट करूंगा। नेक्स्ट ये है कि अध्यादेश एक टेम्परेरी लॉ होता है, टेम्परेरी लॉ एक्ट होता है, अर्थात अस्थायी कानून होता है। उसके संबंध में ये नियम ये है, संविधान का प्रावधान ये है कि जब भी नेक्स्ट संसद का अधिवेशन होगा तो दोनों सदनों में उसको प्रस्तुत किया जाएगा और संसद के दोनों सदन के पास ऑप्शन ये है कि या तो उसको अप्रूव करे या उसको रिजेक्ट कर दे और या उस पर विचार ना करें। और चौथी स्थिति ये हो सकती है कि संसद के सामने रखने में थोड़ा विलंब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर संसद अप्रूव कर देती है तो कानून बन जाएगा, परमानेंट लॉ हो जाएगा। अगर रिजेक्ट कर देती है तो तत्काल वो समाप्त हो जाएगा। अगर संसद उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती या संसद के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो संसद की बैठक सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के बाद वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। यानी कोई भी अध्यादेश जारी होने के बाद संसद का अगला सत्र जब आहूत होता है तो उस तिथि से, संसद के सत्र आहूत होने की तिथि से 6 सप्ताह तक वैध रह सकता है, जब तक कि संसद उसे उससे पहले रिजेक्ट ना कर दे, निरस्त ना कर दे। तो आपको पता है कि नियम यह है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि संसद सत्र समाप्त होने के अगले दिन अगर कोई अध्यादेश जारी होता है तो वो 6 माह तक अगला सत्र शुरू होगा और उसके बाद 6 सप्ताह, अर्थात लगभग 6 माह और 6 सप्ताह यानी लगभग 7.5 महीने का समय है एक अध्यादेश के बने रहने के लिए। हाँ, राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि वो कभी भी इस अध्यादेश को वापस ले सकता है, जारी संसद की बैठक शुरू होने से पहले भी ले सकता है, उसके बाद भी ले सकता है। और
किसी अध्यादेश को पुनः जारी करने का भी अधिकार है उसको। इस पर कोई रोक नहीं कि कोई अध्यादेश कितने बार जारी किया जाएगा, इस प्रकार का कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। यहां पर यह बात भी ध्यान देने लायक है कि अध्यादेश केवल संसद की विधायी शक्तियों के संबंध में ही जारी हो सकते हैं, अर्थात जिन मामलों में संसद को विधि बनाने का अधिकार है उन्हीं मामलों पर जारी हो सकते हैं। संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान अध्यादेश के द्वारा भी मूल अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। यानी अनुच्छेद 13 में जो एक्ट शब्द का प्रयोग है, उस लॉ के मामले में, दायरे में संविधान, ये जो अध्यादेश भी आता है, अध्यादेश भी एक प्रकार का कानून ही माना जाएगा, अर्थात इसके द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, दुनिया भर के अगर लोकतांत्रिक संविधानों की बात करें तो ये भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। न ब्रिटेन के संविधान में और न अमेरिका के संविधान में वहां के राज्याध्यक्ष को इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई, केवल ये भारत में इस प्रकार की शक्ति दी गई है। तो एक नया प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में। संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को क्यों दी, इसके संबंध में संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये कहना था कि ये शक्ति कार्यपालिका को इसलिए दी जा रही है ताकि वो अचानक उत्पन्न होने वाली किसी परिस्थिति का मुकाबला करने सफलतापूर्वक कर सके। तो ये है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ध्यान यहाँ ये रहना चाहिए कि ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में नहीं आता है, ये सामान्यकालीन शक्ति है। 352 के तहत जो आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक सामान्य परिस्थितियों में के रहते हुए दी गई एक विशिष्ट शक्ति है। दूसरा एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान का 72, जो राष्ट्रपति को एक और महत्वपूर्ण शक्ति देता है, क्षमादान की शक्ति। अब हम उस प्रावधान की थोड़ी चर्चा करते हैं। आप लोगों को ध्यान है कि पिछले दिनों ये बड़ा चर्चित रहा है प्रावधान। अभी निर्भया मामले में 4 अपराधियों को जो फांसी दी गई, उसको लेकर के लंबे समय से राष्ट्रपति की शक्ति पर भी चर्चा हुई, और उससे पहले भी जो इनसे पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बहुत सारे पेंडिंग मामलों को निर्णीत किया, तब भी इस मामले पर बड़ी चर्चा हुई थी। और उनसे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के रवैये पर भी बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि उन्होंने मर्सी पिटिशंस पे, दया याचिकाओं पे कोई निर्णय ही नहीं लिया, सालों तक पेंडिंग पड़ी रही थी उनके कार्यकाल में। तो इस अलग अलग परिस्थितियों में ये राष्ट्रपति की जो शक्ति है, इस पर बड़ी चर्चा में रही है कि राष्ट्रपति किस तरह से इसका प्रयोग करे, क्या उसकी सीमाएं होनी चाहिए। इन सब बातों की चर्चा अब हम करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को उन सब मामलों में क्षमादान की शक्ति देता है जहां किसी अपराधी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा चुका है और उसे दंड सुनाया जा चुका है, उसे अपराध की सजा सुनाई जा चुकी है। कौन कौन से मामले हो सकते हैं? नंबर 1, उन मामलों में जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, उन कानूनों के तहत जो संघ के कानून हैं, अर्थात संघ की संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत अगर किसी को सजा दी गई है तो राष्ट्रपति को उसको क्षमादान की शक्ति है। दूसरी बात, उन मामलों में जहां पर मृत्यु दंड दिया गया है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि मृत्यु दंड राज्य के कानून के तहत भी दिया जा सकता है, संघ के कानून के तहत भी दिया जा सकता है। और राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है राज्यपाल की शक्ति की समवर्ती है इस मामले में, कम से कम राज्य के कानून के तहत अगर सजा दी गई है तो व्यक्ति की इच्छा है कि वो राज्यपाल के पास अपील करे या राष्ट्रपति के पास अपील करे, अगर मामला राज्य का है तो। तीसरा,
कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के मामले में, अर्थात सैनिक न्यायालय द्वारा अपने सैनिक अधिकारियों को जो सजा दी जाती है कोर्ट मार्शल के द्वारा, उसके मामले में भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ये यहां पर स्पष्ट है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है ये उसकी कार्यपालिका शक्ति का ही एक अंग है। ये न्यायिक शक्ति इस रूप में है कि न्यायपालिका की शक्ति अर्थात दंड देने की शक्ति जो है, न्याय करने की शक्ति से संबंधित है, इसलिए हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति भी इसको हम कहते हैं। राष्ट्रपति को ये शक्ति क्यों दी गई, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे कारण दो बताए जाते हैं। एक तो ये कि न्यायपालिका द्वारा किसी मामले में कोई न्याय करने में त्रुटि रह गई हो, मान लीजिए, तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए, न्यायिक त्रुटि को दूर करने के लिए, पहला कारण तो ये। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति की राय में अगर किसी मामले में आवश्यकता से अधिक सजा किसी को दे दी गई है तो उसको ठीक करने के उद्देश्य से ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। यहां पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि ये राष्ट्रपति की अपनी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, ये भी मंत्रिमंडल के परामर्श पर प्रयोग की जाने वाली शक्ति है। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है उसमें कई सारी चीजें शामिल है, कई सारी शक्तियां शामिल है। जैसे एक पूर्ण क्षमादान पार्डनिंग कहते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि उसको पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाता है, उसको दोष मुक्त कर दिया गया, बरी कर दिया एक तरह से अपराध के दोष से। दूसरा कम्यूटेशन कहते हैं, कम्यूट करना, सेंटेंस को कम्यूट करना। इसका अभिप्राय यह है कि उसको कुछ कम सजा दे दी जाए। उदाहरण के लिए किसी को मृत्युदंड मिला हो तो उसको कठोर सश्रम कारावास दे दिया जाए, या किसी को सश्रम कारावास मिला हो तो उसको सश्रम हटा दिया जाए उससे। दूसरा ये हुआ। तीसरा ये है कि उसकी सजा की अवधि को कम कर दिया जाए। अगर किसी को 10 साल की सजा मिली तो उसको 8 साल कर दिया जाए, 8 साल को 6 साल कर दिया जाए। इस प्रकार उसकी सजा को कम किया जा सकता है। मतलब सजा वही रहेगी लेकिन उसकी अवधि कम हो जाएगी। चौथा यह है कि उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है कुछ परिस्थितियों में। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, गर्भवती है, और तो उसकी सजा को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाए ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का तुलना करना भी उचित होगा। राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 में यही शक्ति प्राप्त है, लेकिन उस राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति में क्या अंतर है, उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये है कि राष्ट्रपति संघ ये कानून के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है, जबकि राज्यपाल राज्य सूची के कानूनों के तहत क्षमादान की शक्ति रखता है। एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर ये है कि कोर्ट मार्शल के मामले में, यानी सैनिक न्यायालय द्वारा किए गए दंड को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। तीसरी बात, अगर मामला मृत्युदंड का है तो केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता, चाहे वो मामला राज्य सूची का हो चाहे संघ सूची का हो। तो ये 3 बातें इसमें ध्यान रखने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति की इस क्षमादान की शक्ति के संबंध में बहुत सारी निर्णय दिए हैं और उसमें कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। जैसे कि पहली चीज तो ये कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, अर्थात मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अपराधी को मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रपति को अपने निर्णय के पक्ष में कारण देने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का न्यायिक समीक्षा कर सकता है, और हम देखते आए हैं कि बहुत सारे मामलों में ऐसा हो रहा है। हालांकि एक अपने आप में एक विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि
जिस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है उसी पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया है और फिर उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाए वही मामला, तो थोड़ा सा विचित्र तो लगता है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार उसमें है। तो ये कुछ सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संबंध में। अब हम अंत में बात करेंगे राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक स्थिति के बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, किस प्रकार का उसका पद है, क्या शक्तियां हैं, इन सब की चर्चा हमने की। अब अंत में हम ये देखें कि क्या उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या वो वास्तविक प्रधान है या नॉमिनल हेड है। हम शुरू से कहते आए हैं कि वो एक औपचारिक प्रधान है। देखिए, भारतीय संविधान में जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका का जो हेड है उसको राष्ट्रपति कहा गया है। स्वयं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में उन्होंने ये कहा था कि हमने अपने कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं उन्हें राष्ट्रपति कहा है, और इससे कुछ लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति की याद आ सकती है। लेकिन नाम की समानता के अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है इन दोनों पदों में, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति में वास्तविक प्रशासन को संचालित करने की वास्तविक शक्तियां निहित हैं, जबकि भारत में संसदीय प्रणाली है और राष्ट्रपति की स्थिति भारत में उसी तरह की जैसी ब्रिटेन में क्राउन की है, सम्राट की है। उसे सामान्यतः मंत्रिमंडल के परामर्श से ही कार्य करना है। वह मंत्रिमंडल के परामर्श के विरुद्ध या उसके बिना कुछ नहीं करता। तो इस तरह से वो संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। वो राज्याध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष नहीं है। वो देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश पर शासन नहीं करता। ये कुछ बातें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कर दी थी। संविधान के विभिन्न प्रावधानों की अगर अब बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 52, 53 और 74, खासकर ये 3 अनुच्छेद हैं, और एक 361 जो उन्मुक्तियों के संबंध में है। इन तीनों चारों के संदर्भ में हम राष्ट्रपति की स्थिति को देख सकते हैं। अनुच्छेद 52 में तो ये कहा गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, कि भारत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसी में आगे कहा गया है कि जिसका प्रयोग वो स्वयं या अधीनस्थों के अधिकारियों के माध्यम से करेगा और इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेगा। अब संविधान के प्रावधान कौन से? जो अनुच्छेद 74 में लिख दिए गए हैं मुख्य रूप में। 74(1) में क्या कहा गया है? 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इस मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि उन्हें ये अधिकार अब दे दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि वो मंत्रिमंडल को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है किसी मामले को। तो यहां यह बताना आवश्यक होगा कि मूल संविधान में जो प्रावधान थे वो ये था अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बस इतना ही लिखा गया था। इसका कुछ लोगों ने यह अर्थ लगाया कि भारत का राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से भी काम कर सकता है, और इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए 42वें संविधान संशोधन में आपातकाल के दौरान जो हुआ था, तत्कालीन संसद ने ये प्रावधान जोड़ दिया इसमें कि राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति को पूरी तरह से बांध दिया मंत्रिमंडल की सलाह के साथ। हालांकि सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी रही हो, उससे पहले व्यवहारिक स्थिति पहले भी यही थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार कार्य करता था। लेकिन इसी को स्पष्ट कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
इसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रपति के पद की जो गरिमामय स्थिति, उसमें कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि जो सम्मान राष्ट्रपति के पद के साथ जुड़ा हुआ था वो कुछ कम होता है इस तरह के प्रावधान करने से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 44वें संविधान संशोधन में उसकी गरिमा को फिर से कुछ बहाल करने के उद्देश्य से ये जोड़ा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए इसी मामले को लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को, और फिर जो मंत्रिपरिषद का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार वो कार्य करेगा। तो ये थोड़ा सा बदली हुई स्थिति अब है आज की तारीख में। ये संवैधानिक जो विकास का इतिहास था उसको भी मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर क्लैरिफाई किया है। यहां पर अनुच्छेद 75 का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा, क्योंकि अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है स्पष्ट रूप से कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को अपनी इच्छानुसार बर्खास्त नहीं कर सकता। वो तभी हटाया जा सकता है जब उसका बहुमत न रहे लोकसभा में। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह वो अपने मंत्रियों को नहीं हटा सकता, और वो हटाएगा किसी अकेले मंत्री को हटाने का जहां तक मामला है तो वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ऐसा करेगा, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता वो। और संपूर्ण मंत्रिमंडल का जहां तक सवाल है तो उस मामले में तो संसद का जो निचला सदन है, लोअर हाउस है, लोकसभा है, वही इसके लिए अधिकृत है। राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है। वो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन उसी परिस्थिति में जबकि उसके पास वहां पर बहुमत न रहा हो तभी वो बर्खास्त कर सकता है, अन्यथा राष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सके। तो इन संवैधानिक प्रावधानों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति के पास कोई स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि वो अपने स्वविवेक से निर्णय ले, यानी परिस्थितिजन्य कुछ अधिकार उसके पास होते हैं। कौन कौन से? जैसे सबसे पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति। सामान्यतः तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जब किसी दल को बहुमत ना मिले या किसी गठबंधन को बहुमत ना मिले, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है कि वो किसे प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करे। जैसे 1996 में राष्ट्रपति को यह अवसर मिला जब किसी को बहुमत नहीं मिला, तो सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। हालांकि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर सके, तो फिर संयुक्त मोर्चा सरकार का जो गठबंधन बना था उसके नेता देवेगौड़ा को उन्होंने प्रधानमंत्री बाद में नियुक्त किया। ऐसी परिस्थिति तब भी आ सकती है जब अचानक से किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु के कारण पद रिक्त होता है, तब भी राष्ट्रपति के पास ऐसी परिस्थिति आती है कि वो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे तब तक के लिए, जब तक कि कोई दल कोई निर्णय न कर पावे, मान लीजिए उनका, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं रह सकता, तो किसी न किसी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति देनी पड़ेगी। दूसरा है मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना, पदच्युत करना। ये भी राष्ट्रपति के पास पावर है, और ये तभी करेगा वो जब किसी मंत्रिमंडल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो बर्खास्त कर सकता है, सामान्यतः नहीं करेगा। तीसरा, लोकसभा को भंग करना। सामान्यतः लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श पर है, लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब मंत्रिमंडल के पास बहुमत ना हो, तो ऐसे मंत्रिमंडल की सलाह मानने के बजाय राष्ट्रपति स्वविवेक से निर्णय कर सकता है, या बिना बहुमत वाला मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं कि उसको माने। राष्ट्रपति को यह प्रयास करना चाहिए पहले कि कोई वैकल्पिक सरकार बन सकती है क्या, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसी के बाद ही वो ये निर्णय करे कि क्या लोकसभा को भंग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है भारतीय राष्ट्रपति की कि वो
बहुत कम परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग करता है। वो एक संवैधानिक प्रधान है, राज्याध्यक्ष है, शासनाध्यक्ष नहीं है, वो शासन नहीं करता, वो देश को रिप्रेजेंट करता है, उसका राज्य का, देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो सम्मान का पद है, गौरव का पद है, वो शक्तियों का पद नहीं है। मूल संविधान में जो सम्मानजनक स्थिति बनाई गई थी कि उन्हें ये बाधित नहीं किया गया था कि वो मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करें, वो एक गरिमामय स्थिति बनाने के लिए था। बाकी तब भी स्थितियां वही थी जो आज हैं कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का मंत्रिमंडल के परामर्शानुसार ही उपयोग कर सकता है। हाँ, ये स्पष्ट रूप से अब ये हो गया, लिख देने से ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है मंत्रिमंडल के निर्णय को। पहले क्या वो ऐसा करता, क्या वो संवैधानिक होता, नहीं होता, ये एक प्रश्न अभी विचारणीय हो सकता है। लेकिन खैर, आज की परिस्थिति में उसको ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णय को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को इस व्याख्यान से निश्चित रूप से बहुत सारी जो आपकी भ्रांतियां हैं वो दूर हुई होंगी या कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ अपनी बात यहीं खत्म करते हैं। फिर दूसरे किसी दिन अन्य किसी व्याख्यान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।